हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं अपनी उसी लगातार प्रैक्टिस को जो हम DSSB के लिए लिटरेचर की कर रहे हैं। तो लिटरेचर की उसी प्रैक्टिस में आपका वेलकम है। आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल इंग्लिश बाय जन्मेश सर। तो चलिए गाइस, लेते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो क्वेश्चंस हमारे यहां पे हैं। एंड इसके बाद जो हमें क्वेश्चंस लेने हैं, यानी सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन हमने किया था, दैट क्वेश्चन वाज लाइक दिस वन। ये 15th क्वेश्चन हमने सबसे लास्ट में किया था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिड वॉल्टर स्कॉट कंपाइल, डिड नोट कंपाइल। यहां पे नोट हमारा होगा। तो ये 4th नंबर पे जो मिन्स्ट्रेलसी ऑफ स्कॉटिश बॉर्डर है, ये बेसिकली अननेम था, एनोनिमसली लिखा गया था, एनोनिमसली। बाकी तीनों वर्ग इवानहो, मार्मियन, द ले ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रल, ये वॉल्टर स्कॉट के हैं। वॉल्टर स्कॉट स्कॉटलैंड के जबरदस्त एक पोएट हैं। अगली बात करते हैं हम और आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट रिटन बाय वोल्सोइंका। वोल्सोइंका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, अगर हम मॉडर्न में कहें तो इनमें से कौन सा वर्क वोल्सोइंका ने नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गाइस ध्यान से देखेंगे, अगर मैं कहूं कॉन्गीज हार्वेस्ट, द इंटरप्रेटर्स या फिर स्वैम्प ड्वेलर्स, ये तीनों ही वर्क इनके हैं। लेकिन जो फर्स्ट वर्क है होम एंड एक्साइल, इट इज नॉट रिटन बाय वोल्सोइंका। जरा देखते हैं इस वर्क को। ये जो वर्क है हमारा होम एंड एक्साइल इज अ कलेक्शन ऑफ 3 एसेज बाय रेनाउंड नाइजीरियन ऑथर, जिनका नाम है चिनुआ अचेबे। सभी लोग जानते होंगे चिनुआ अचेबे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर है, नाइजीरियन है। क्या कर रहे हैं वो, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, कॉलोनियलिज्म, लिटरेचर एंड द चैलेंजेस अफ्रीकन राइटर्स फेस इन ए रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। तो बेसिकली इस वर्क में होम एंड एक्साइल, होम का मतलब अपना कंट्री एंड एक्साइल का मतलब उनको बाहर भेजना, यानी कि आउट करना। These challenges the African writers are facing in this rapidly changing world, इसी को इन्होंने इस पर्टिकुलर वर्क में उठाया। तो 3 एसेज हैं, होम एंड एक्साइल। तो ये किसके हुए, चिनुआ अचेबे के। तो आंसर हमारा क्या बना है यहाँ पे, फर्स्ट वन। बाकी तीनों वर्क जो हैं ये वोल्सोइंका के हैं। सोइंका भी इसी तरह से, जैसे चिनुआ अचेबे हैं उसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहता है इन द डिफेंस ऑफ पोएसी। ये वर्क देखो, डिफेंस ऑफ पोएसी किसने लिखा, सिडनी ने। मैं आपको बता दूं एलिजाबेथन एज में सिडनी वाज अ ग्रेटेस्ट फिगर एज अ पोएट, और उनपे एक अटैक किया गया था इन प्रिंट। द अटैक वाज बाय गोसून। स्टीफन गोसून ने क्या लिखा था, बेसिकली अटैक करते हुए सिडनी पे, कि पोएट्स आर द फादर ऑफ लाइज। पोएट्स जो हैं वो क्या हैं, फादर ऑफ लाइज हैं, यानी कि वो झूठ बोलते हैं, झूठ के पिता हैं। इसके बदले में सिडनी ने वहां पे काउंटर रिप्लाई दिया था, यानी पोएट्री को डिफेंस किया था, और वो ये वर्क है डिफेंस ऑफ पोएसी। तो सिडनी क्या कहते हैं यहां पे, नाउ एज अ ज्योमेट्री। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ज्योमेट्री का जिक्र यहां पे करते हैं, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। एज इन ज्योमेट्री द ऑब्लिक मस्ट बी नोन एज वेल एज राइट इन द अर्थमेटिक, द ओड एज वेल एज द इवन, सो इन द एक्शंस ऑफ अ लाइफ हु शीथ नोट द filthiness of evil want, a great foil to perceive the beauty of virtue। अब यह पूछा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ पोएसी, कौन सी पोएट्री की फॉर्म यहां पे ऑफर्स अ फोइल दैट हेल्प्स अस परसीव द ब्यूटी ऑफ वर्च्यू। यानी इस टोटल वर्क में अगर हम देखें तो वो कौन सा पोएट्री का फॉर्म है जो हमें फोइल दिखाता है किसकी, और हेल्प करता है परसीव करने को ब्यूटी ऑफ द वर्च्यू। क्या ये पेस्टोरल्स है, पैरोडी है, कॉमेडी है, या फिर ये गाइस ट्रेजेडी है। तो आंसर मैं आपको बता दूं 17 का जाएगा कॉमेडी से। यहां पे ये किसकी बात कर रहे हैं, कॉमेडी की। तो ये वो पर्टिकुलर एक फॉर्म है पोएट्री की जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, हेल्प्स अस टू परसीव द ब्यूटी ऑफ द वर्च्यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे और देखते हैं कि जॉन ड्राइडेन डिस्क्राइब्ड अ मेजर इंग्लिश पोएट एज। जॉन ड्राइडेन रेस्टोरेशन पीरियड के बड़े जबरदस्त राइटर हैं। अगर मैं कह दूं तो इस एज को हम एज ऑफ ड्राइडेन भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्राइडेन। तो इन्होंने एक इंग्लिश पोएट को, मेजर इंग्लिश पोएट को क्या बोला है, अ रफ
डायमंड, कैसा डायमंड है भाई, रफ डायमंड, मस्ट फर्स्ट बी पोलिश्ड आर द शाइन्स। आइडेंटिफाई हिम, क्या ये जोफ्री चौसर है, गावर है, हर्बर्ट है, या फिर बच्चों हैरिक है। मैं आपको बता दूं यहां पे आंसर जाएगा हमारा जोफ्री चौसर पे। ध्यान से देखो, जोफ्री चौसर एक राइटर एंड फाइटर दोनों रह चुके हैं। ही हैड बीन इन्वॉल्वड इन द बैटल्स, वॉर्स, एंड ऑल्सो ही हैड बीन अ लेटर पीरियड राइटर। बढ़िया बात देखेंगे यहां पे जबरदस्त के, जैसे अगर आप उनका इंग्लिश पीरियड का वर्क देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट पीरियड में, ये वर्क हमारा है द कैंटरबरी टेल्स। और गाइस कैंटरबरी टेल्स को आप देखते हैं कि उसमें उन्होंने पूरी सोसाइटी को प्रेजेंट किया है, और वहां पे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो शुडंट बी देयर। का मतलब है कि सेक्सुअल जोक्स का यूज करना, डिफरेंट वहां पे जो कास्ट हैं, क्रीड्स हैं, उनको मजाक बनाना, उनको मॉक करना। और उसके बाद में लास्ट में वो क्या कहते हैं कि आई एम नॉट मच एजुकेटेड, है ना, मैं एजुकेटेड नहीं हूं, आई एम रफ पर्सन, मैनरलेस हूं। ऐसा कह के वो अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और वहां पे एक तरह से क्या कर लेते हैं, एप्लॉजी कर लेते हैं। इसी वजह से ये ड्राइडन उनको कहते हैं रफ डायमंड है, मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड आर द शाइन्स। तो कौन आंसर गया यहां पे, ए जोफ्री चौसर। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 19 नंबर क्वेश्चन कहता है हमें, इन ए रिमार्केबली प्रोलेप्टिक insight a critic wrote the following anticipating बेनेडिक्ट एंडरसन्स डेफिनेशन ऑफ द नेशन एज। क्या एंडरसन की कौन सी डेफिनेशन नेशन की, क्या लिखा है इन्होंने, एन इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी, है ना, ये कैसी कम्युनिटी है, इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी। मोस्ट नॉवेल्स आर इन द सेम सेंस नोवेबल communities. It is a part of traditional method. कैसा, an underlying stance and approach that a novelist offers to show people and their relationship in essential, knowable and communicable ways. अब ये पूछा है कि ये किस क्रिटिक ने कहा, किस रेफरेंस में कहा। तो गाइज यहाँ पे आप अगर आप देखें, वैन वेस्ट ब्रुक्स द राइटर इन द अमेरिका, या फिर रेमंड विलियम्स है द कंट्री एंड द सिटी, जोसेफ वुड क्रच है द मॉडर्न टेम्पर, या फिर टी.एस. इलियट है नोट्स टुवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ। यहां पे आप देखेंगे ये गाइज हैं हमारे रेमंड विलियम्स, द कंट्री एंड द सिटी, जोसेफ वुड, ये रेमंड विलियम्स हमारे बनेंगे। रेमंड विलियम्स ने किस वर्क में कहा है, द कंट्री एंड द सिटी में। तो आंसर हमारा यहां पे बी बनेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर पे, फेयर इज माई लव एंड क्रूएल एज शी इज फेयर। अब देखो ये वर्ड जो है क्रूएल एंड फेयर, ये दोनों आपस में कैसे बन गए, अपोजिट। फेयर इज माई लव एंड क्रूएल एज शी इज फेयर। हर ब्रो शेड्स फ्राउन ऑल्दो हर आईज आर शनी। तो भाई पूछा है कि ये लाइंस जो है किसको कैरेक्टराइज करती हैं, सर्कमलोकेशन को, एंटी क्लाइमेक्स को, बेथोस को, या फिर एंटीथेसिस को। अब आप देखेंगे दो वर्ड जो आपस में कैसे जा रहे हैं, अपोजिट। यहां पे ऑक्सीमोरन तो है नहीं, तो हम आंसर 100% क्या लगाएंगे, एंटीथेसिस कहेंगे। अब जरा देखते हैं क्या इसकी कोई डेफिनेशन है। 100% एक्चुअली ये सोनेट 138 से लिया गया, सोनेट 138, 154 सोनेट्स में से 138 नंबर की सोनेट है विलियम शेक्सपियर की, राइट, पब्लिश्ड अलोंग विद सम अदर सोनेट 1599 in the passionate pilgrim. It is a part of dark lady sequence of poets. भाई आपको पता है बढ़िया से 154 sonnets में 1 to 126 ये किसको प्रेजेंटेड हैं ये प्रेजेंटेड हैं एक मेल को, राइट, हर्बर्ट को, ऐसा माना गया है। जबकि अगर मैं कहूं बाद की, यानी कि 127 से लेके 154 तक ये किसको है, डार्क लेडी को, मैरी फिल्टन को। तो ये डार्क लेडी है यहां पे, जिसको वो उसके जो लाइक हेयर हैं वो कैसे हैं, डार्क वायर्स की तरह से हैं, इसी वजह से उसको डार्क लेडी कहा गया। दे डील विद द स्पीकर हु इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी विलियम शेक्सपियर हिमसेल्फ एंड हिज रिलेशनशिप विद द मिस्ट्रेस। कौन है ये, डार्क लेडी। दिस पर्टिकुलर सोनेट फर्दर एलेबोरेट्स द डिफिकल्ट रिलेशनशिप ऑफ द टू हैव। दे टेक कंफर्ट इन वन अदर्स लाइव्स रेदर देन लव दे शुड शेयर। इसका मीन्स क्या बना यहां पे, इसी लव एंड शेयर, मतलब लव में होना चाहिए लेकिन वो कैसे जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट। यानी कि इसी वजह से इन्होंने बोला है यहां पे, फेयर इन माई लव एंड क्रूएल शी एज शी इज फेयर, करेक्ट। तो भाई यहां पे एंटीथेसिस हमारा बना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं 21 को। एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट, एक बड़ा जबरदस्त वर्क है एपिस्टल टू। एपिस्टल का मीन्स है कि इन्होंने लेटर लिखा था डॉक्टर अर्बथनॉट को।
पोप टेल्स अस दैट अ पोएट हैज बेनिफिटेड फ्रॉम, काहे से, दिस सेविंग काउंसिल, कीप योर पीस 9 years। मजेदार बात मैं बता दूं इस वर्क की, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनोट जो है, ये गाइज एलेक्जेंडर पोप ने डॉक्टर अर्बथनोट को लिखा था। डॉक्टर अर्बथनोट वाज अ पर्सनल फिजिशियन ऑफ क्वीन एनी, और क्वीन एनी के लिए वो लगातार वर्क कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर अर्बथनोट को अचानक पता चला कि ही इज गोइंग टू डाई, एक बीमारी की वजह से वो खुद ही मर रहे हैं। एलेक्जेंडर पोप ने जब ये सुना, क्योंकि वो उनके दोस्त थे, तो एलेक्जेंडर पोप ने ये वर्क लिखा था, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनोट, और इसमें इस काउंसिल को एक्सेट्रा को सब चीजों को प्रेजेंट किया था। एक तरह से मैं कह दूं तो एक तरह से एक कंसोलेशन था उनके लिए। तो क्या लिखा इन्होंने ये जो लाइन है यहाँ पे, काउंसिल कीप योर पीस 9 years, 9 साल तक अपने पीस को रखो, इसका मतलब उसके बाद में जाकर उसको प्रिंट करो, यानी विच एंजॉइंस ऑन राइटर्स पेशेंस, राइटर के जो पेशेंस को शो करता है, एंड ग्रेट केयर बिफोर दे रश टू प्रिंट। क्वेश्चन बना कि हुज काउंसिल इज पोप रेफरिंग टू, ये किसकी काउंसिल को रेफर कर रहे हैं? तो गाइज ये क्या लॉन्गिनस का है ऑन द सबलाइम, या होरेस का है आर्स पोएटिका, या फिर क्विंटिलियन का है इंस्टीट्यूटो ओरेटोरियो, या एरिस्टोटल का पोएटिक्स है? मैं आपको बता दूं ये होरेस के वर्क में दिया गया है। होरेस इन आर्स पोएटिका इस बात को कहते हैं, पेशेंस की बात करते हैं, यानी कीप योर पीस 9 years। आपको पता है, अगर मैं कहूं लवर पोएट एंड बर्ड वॉचर, जैसे बर्ड वॉचर एक बर्ड को पकड़ने के लिए बहुत पेशेंस रखता है, इसी तरह से लवर अपनी बिलवेड के लिए बहुत जबरदस्त पेशेंस रखता है, 2-2 4-4 घंटे तक लगातार वेट करता है। सेम केस होता है एक राइटर के लिए, एक पोएट के लिए। पोएट भी राइट वर्ड्स आने के लिए कई कई घंटे, कई कई दिनों तक, महीनों तक इंतजार करता है, और जब राइट वर्ड्स आते हैं तब वो उनको जाके जोड़ता है, तब जाके जबरदस्त वर्क बनता है, एक सबलाइम वर्क बनता है। तो भाई आंसर हमारा क्या बना है यहां पे? बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और देखो ये क्वेश्चन है हमारा, एन इंग्लिश आर्किटेक्ट एंड स्टेज डिजाइनर बिगिनिंग 1605 ज्वाइंड जैकोबियन कोर्ट। जैकोबियन कोर्ट का मींस आप समझ गए, जेम्स फर्स्ट के टाइम की बात है। टू डिजाइन मास्क, मास्क के लिए इन्होंने डिजाइन करने के लिए जैकोबियन कोर्ट को ज्वाइन किया। कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्पेक्टुलर थिएटर विच सक्सीडेड द कॉमनवेल्थ आफ्टर हिज डेथ, है ना, यानी कि इनकी डेथ के बाद में क्या आ गया था? कॉमनवेल्थ, ये हमें पता है। द फर्स्ट डिजाइनर, अब क्वेश्चन ये है हमारा, द फर्स्ट डिजाइनर टू यूज रिवॉल्विंग स्क्रीन्स टू इंडिकेट सीन चेंजेस ऑन द इंग्लिश स्टेज, यानी स्क्रीन, रिवॉल्विंग स्क्रीन जो कि सीन चेंजेस को दिखाती थी इंग्लिश स्टेज पे, पहली बार प्रेजेंट करने का इस डिजाइनर को जाता है। तो पूछा है ये आर्टिस्ट या डिजाइनर है कौन? गाइस जैसे ये चारों अगर मैं देखूं ऑप्शन तो बड़े अजीब से हैं, यहां पे बस आपको ध्यान रखना है, ये इनिगो जोन्स है। इनिगो जोन्स वो डिजाइनर है, वो एक लाइक आर्टिस्ट है हु स्टार्टेड फर्स्ट टाइम टू यूज रिवॉल्विंग स्क्रीन टू इंडिकेट सीन चेंजेस ऑन द इंग्लिश स्टेज, बस ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और देखो यहां पे खाली जगह दी गई, पूछा है इनमें से कौन सा वो है, may be defined as any departure from the rules of pronunciation or diction। मतलब भाई प्रोनाउंसिएशन होना तो चाहिए सही, लेकिन हम उसको कुछ और प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, डिक्शन को हम कुछ और बना रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ राइम और मीटर, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे कि राइम बन जाए और हमारा मीटर बन जाए। तो मीटर राइम बनाने के लिए हम कुछ गलत भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, ऐसा हमें कहां पे मिलता है? और लिखा है और एन अनजस्टिफिएबल डिपार्चर फ्रॉम द फैक्ट। फैक्ट से भी हम डिपार्चर कर सकते हैं, डेविएट हो सकते हैं। तो हाउ इज दैट पॉसिबल? वो पर्टिकुलर डिवाइस क्या है जिसके थ्रू एक पोएट ऐसा कर सकता है? गाइस मैं आपको बता देता हूं, क्या ये पोएटिक लाइसेंस है, पोएटिक जस्टिस है, डिक्शन है, या फिर ये डेविएंस है? ये पोएटिक लाइसेंस है। आ रही बात समझ में? जैसे आप ये देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई दो लवर्स बैठे हैं और लवर्स को हर कोई भगाता है वहां से, क्योंकि वो उनको लव करते हुए नहीं देख सकता, पार्क में या कहीं भी या एनीवेयर। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें लव करने का लाइसेंस मिल जाता है, यानी कि नाउ दे कैन लव इन एनी वे, कहीं भी कैसे भी। यही बात यहां पे कहेगी, पोएट के लिए पोएटिक लाइसेंस है। इस लाइसेंस के थ्रू वो फैक्ट से या फिर प्रोनाउंसिएशन से, डिक्शन से डिपार्ट भी कर सकता है, डिपार्चर कर सकता है, डेविएट कर सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? पोएटिक लाइसेंस। यानी कि बहुत सारे जैसे आपने वर्ड्स देखे हैं जो अब आर्काइक वर्ड हो गए हैं, दाऊ है, दाई है ना, या फिर हम वर्ड को आगे पीछे तोड़ मोड़ के छोटा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, वो सारा का सारा क्या होता है? पोएटिक लाइसेंस के थ्रू ही पॉसिबल होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहां पे थोड़ा सा दिया भी गया है, द फ्रेज दैट बेस्ट डिफाइंस द टर्म पोएटिक लाइसेंस क्या है? ये क्या है बच्चों? विलिंगनेस
willingness to bend or break writing rules to convey an idea. Poetic license refers to the freedom that writers and poets have to deviate from conventional rules of language, syntax and grammar. सिंटेक्स से भी, ग्रामर से भी वो अलग हट जाते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पर्टिकुलर इफेक्ट और कन्वे अ सर्टेन आइडिया. क्योंकि जितना बढ़िया वो इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो रूल्स एंड कन्वेंशंस को फॉलो अप करके नहीं कर सकते. इसी वजह से यहां पे इनको पोएटिक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है. आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे. देखो यहां पे क्या दिया है कि दैट ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेज, एक ह्यूमैनिटी है और एक साइंस है. ह्यूमैनिटी को देखिए हम किसकी बात करते हैं, ह्यूमंस की. हम ह्यूमन के बेटरमेंट की बात करते हैं. साइंस की बात करें तो फैक्ट की. वर इन फैक्ट टू कल्चर्स सजेस्टेड बाई, ये किसने सजेस्ट किया था कि ह्यूमैनिटी और साइंस ये भाई क्या है, टू कल्चर्स हैं. क्या ये हमारे ऑल्डस हक्सले हैं इन हिज ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन है इन हिज ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री, या फिर बच्चों ये एफ.आर. लेविस हैं इन हिज बुक द ग्रेट ट्रेडिशन, या फिर सी.पी. स्नो है इन हिज रेड लेक्चर. मैं आपको बता दूं ये सी.पी. स्नो है अपने वर्क में रेड लेक्चर में. सी.पी. स्नो ने कहा कि टू कल्चर्स हैं और ये क्या है, ह्यूमैनिटी साइंस. बेसिकली इनका कहना है कि अगर ह्यूमैनिटी और साइंस अलग अलग होते हैं तो वो बहुत पेरिल में आ जाएंगे, खतरे में आ जाएंगे, खतरे वाली कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि साइंस को और ह्यूमैनिटी को साथ साथ मिलकर चलना है. आगे जरा इसको पढ़ भी लेते हैं. स्नो ब्रॉट टू अवर अटेंशन व्हाट ही इज नेम्ड द टू कल्चर्स प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज दैट आर्टिस्ट और मोर जनरली ह्यूमैनिस्ट, द साइंटिस्ट, form two distinctive cultures and so cannot understood nor talk with each other. आ रही है बात समझ में, वो कैसे हैं, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, इस वजह से वो आपस में मिलते नहीं है, करते नहीं, जबकि इन दोनों को एक साथ होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों. यहां पे दिया गया चोइर. ये चोइर नहीं बल्कि चौसर है, लेकिन लिखा चोइर ही है. लेकिन जब आगे लिखा सेटायराइज द मोंक बिकॉज द मोंक को ये सेटायराइज करता है. क्यों करता है, तो हमें पता चल गया चौसर ही है भाई. और वो किस वर्क में करते, कैंटरबरी टेल्स में, है ना. काहे के लिए करता है मोंक को, तो देखो मोंक जो है, मोंक का मीन से एक तरह से साधु, उसे करना तो काम चाहिए भलाई का, बेहतरी का, या फिर मैं कह दूं रिलेटेड टू द चर्च. लेकिन वो कर क्या रहा है, इस पे इसे सेटायराइज किया गया. इज टू कंसर्न्ड विद कोर्टसी एंड मैटर्स ऑफ एटिकेट, या चीट्स द पुअर पेजेंट्स बाय सेलिंग देम फॉल्स रिलीजियस रैलिक्स, या फिर कोर्ट्स फेवर ऑफ वेल्दी पीपल बट स्पेंड नो टाइम विद द पुअर पीपल, या फिर बच्चों डी यहां पे जो आंसर है स्पेंड्स टू मच टाइम हंटिंग, ये हंटिंग का बड़ा शौकीन है. एंड टू लिटिल टाइम ऑन रिलीजियस ड्यूटी, रिलीजियस वाले में जैसे मैं कह दूं पंडित जी हंटिंग कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, और भाई क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत कम समय दे रहे हैं वो अपनी पूजा को, तो ये गलत हो गया. चौसर ने किया है. अगर मैं बताऊं आपको तो चौसर का उस समय पे इस रिलीजन पे मॉन्क वाले रिलीजन पे, है ना, या फिर मैं कह दूं आपको क्रिश्चियनिटी पे एक पूरी तरह से क्या है, अटैक है. इट्स एन अटैक एट दैट टाइम. ये इसको एक बेहतर वे में सेटायराइज कर रहे हैं. तो भाई आंसर हमारा क्या जाएगा, यहां पे डी जाएगा. अब जरा थोड़ा सा देखते हैं आगे. क्लियरली द मॉन्क हैज एंटर्ड हिज प्रोफेशंस विदाउट टेकिंग इट सीरियसली एंड विद नो इंटेंशन ऑफ फॉलोइंग इट्स नॉर्म्स. This comic portrayal of a monk who is more interested in hunting and does not see the point of devotion to God is Chaucer's way of satirizing the figure of monk in this period. Monk को इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे satirize किया है. राइट, जितना हमने अभी अभी वर्क किया है, जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं इलेबोरेशन के साथ में, होप्स हो के ये आपके लिए 100% बेनिफिशियल होंगे. तो आज हम इतना ही वर्क करेंगे इस वीडियो में. मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में. क्लास को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू सो मच. आज के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ ग्रेट टाइम.